चलो बेटा शुरू करते हैं। फ्रेश लेक्चर है, बहुत ही प्यारा है। डाइलेक्ट्रिक्स एंड पॉलराइजेशन। पहले हम डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे, परावैद्युत, और फिर उसको लिंक करेंगे पॉलराइजेशन के साथ में। आगे जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे अभी, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, संधारित्र, उसमें ये बहुत काम आएगा। तो पढ़ते हैं और देखते हैं। बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, हम विस्तार से पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना, धीरे धीरे आराम से। और बुक लेके बैठना एनसीईआरटी वाली, जो उसके अंदर चीज़ें आएंगी वो मैं अंडरलाइन के लिए बोलूँगा आप लोगों को, ठीक है। और अगर नहीं करते हो तो भी यहाँ पे मिल जाएगा सब कुछ। तो चलो देखते हैं डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के बारे में मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये आप लिख लेना। डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस। नॉन कंडक्टिंग यानी इंसुलेटर हो गए, वेरी गुड। दे हैव नो और नेग्लिजिबल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स मतलब जो आगे जाते हैं, चार्ज आगे बढ़ते हैं। जैसे मेटैलिक की बात कर रहे थे हम लोग, तब हमने कहा था कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक अगर हम बात करेंगे तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों होते हैं वहाँ पे। हिंदी वाले देखो, परावैद्युत अचालक पदार्थ होते हैं। अचालक समझ में हो गया, कुचालक, अचालक, ठीक है। इनमें कोई आवेश वाहक नहीं होता, कोई आवेश वाहक, आगे बढ़ने वाला आवेश वाहक नहीं है इसमें, ठीक है। अथवा अगर होता भी है तो नगण्य होता है, ठीक है, कुछ नहीं होता। और अगर होते भी हैं तो नेग्लिजिबल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो फोटो दिख रही है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में, लेकिन पहले इसके बारे में कुछ समझते हैं, तभी उससे आपको कुछ समझ में आएगा। डाई इलेक्ट्रिक की बात कर रहा है, यानी क्या बात कर रहा है? दो चीज़ों की बात कर रहा है, दो साइड्स की बात कर रहा है। यानी किसकी बात कर रहा है? दो पोल्स की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? दो पोल्स, माइनस प्लस ऐसे भी हो सकते हैं। दो पोल्स ऐसे भी हो सकते हैं, पहले प्लस को लिख लिया फिर माइनस को लिख लिया। दो पोल्स ऐसे भी हो सकते हैं, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और ऐसे भी हो सकते हैं माइनस प्लस। दो पोल्स यानी दो पोल्स की बात कर रहा है वो, हमें दो ध्रुव की बात कर रहा है। बैठ गया। तो अब हम डाइलेक्ट्रिक को, और हमने क्या बोला, हम डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पे कहाँ डालेंगे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पटकेंगे और फिर देखेंगे इसका होता क्या है। तो सपोज करो ये मेरा एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लेट्स हैं जो चार्ज हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से दूर जाता है, नेगेटिव आ जाता है। तो मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूँ एक्सटर्नल, या आउट भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इन प्लेटों से मत घबराना, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए कि ये प्लेट प्लस है, ये माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ जाता है। गुड। ये मैंने कोई एक डाई इलेक्ट्रिक इसके अंदर डाल दिया। अभी हम डेफिनेशन की भी बात करेंगे आराम से। जैसे ही मैंने डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर डाला, तो डाइलेक्ट्रिक में हम क्या बोल रहे हैं कि आवेश वाहक नहीं होता, अगर होता भी है तो बहुत कम होते हैं। तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर अगर कोई चार्ज है तो नेगेटिव, तो वो किधर आ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। तो ये आ गया, ये आ गए, और यहाँ पे क्या आ गए? पॉजिटिव जहाँ थे वहीं पे हैं, नेगेटिव अट्रैक्ट हो गए पॉजिटिव की तरफ। और यहाँ हम देखेंगे कि कुछ इस टाइप के भी बने हुए हैं। ये पॉजिटिव तो पड़े थे, लेकिन ये देखो, ये नेगेटिव इधर जा रहे हैं अभी, ठीक है, लेकिन इन्होंने इनको मिलके पोलराइज कर दिया। ये क्या हो गए? ये ऐसे ऐसे क्या बने? तो हमने देखा कि ये पोलराइज हो गए। ये क्या हो सकते हैं? न्यूट्रल भी तो हो सकते हैं। प्लस माइनस मिलके क्या हो गया? न्यूट्रल। तो इन्हीं चीज़ को हमने क्या बोला है? पोलराइज बोला है। समझ में आ रहा है? ध्रुवण बोला है, पोलराइजेशन, ध्रुवण। पोलराइज हो गया, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। तो अब देखेंगे हम कि माइनस वाले जो थे वो इधर आ गए प्लस वाले की तरफ, ठीक है। और कुछ और आने वाले थे, लेकिन प्लस वहाँ पड़े थे तो वो जुड़ गए आपस में, माइनस प्लस। तो इसी चीज़ को हमने बोला है पोलराइज। यही अब हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ कि नहीं हुआ? अंदर बिल्कुल हुआ, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस इधर की तरफ हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा बना। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग है जितना, ये इंटरनल बोल रहा हूँ लेकिन लिखा मैंने बाहर है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही स्ट्रांग है जितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है? नहीं, उतना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने क्या बोला कि आवेश वाहक नहीं होते, मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं है इसके अंदर में, अगर है तो बहुत कम है। तो देखो बहुत कम आए यहाँ पे, और जो और आने वाले थे वो पोलराइज हो गए, जुड़ गए माइनस प्लस। समझ में आया? ये नहीं जा पाए यहाँ पे। और अगर ये मेटल होता तो ये सारे के सारे इधर चले जाते और प्लस आके इधर खड़े हो जाते। समझ में? ये इंड्यूस्ड चार्जेस हैं, प्रेरित आवेश हैं ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना हुआ? हम ये बोल रहे हैं कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 50 न्यूटन पर कूलॉम है, तो हमारा इंटरनल क्या हुआ? तो हमारा इंटरनल भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, लेकिन इतना नहीं बना, 10 न्यूटन पर
कूलॉम बना है हमारा। तो अगर हम नेट निकालने लगें तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 50 - 10 क्यों होगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी जब दो अलग अलग डायरेक्शन में जाती है तो डेफिनेट है कि वो नलीफाई होने की कोशिश करेगी। तो 50 में से 10 गया तो 40 न्यूटन पर कूलॉम बचा। यहाँ तक समझ में आया? अब हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं इसी से और फिजिक्स के लैंग्वेज के हिसाब से। डाई इलेक्ट्रिक आर लिखना बहुत अच्छी है। ये डेफिनेशन देखो कितनी प्यारी, मैं बोलता हूं। डाई इलेक्ट्रिक्स आर दोज मटीरियल। डाई इलेक्ट्रिक कौन है? ये जो मटीरियल अपन ने पटका ना, ये डाई इलेक्ट्रिक था, ये परावैद्युत था, डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल अगर कोई मुझसे पूछे डाई इलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो माइका सुना आपने, अब्रक, पेपर, कागज और ऑयल, तेल हो गया, और कौन हो गया? वैक्स हो गया, मोम हो गया, लिखना चाहो तो एबोनाइट हो गया, हिंदी में एबोनाइट और इंग्लिश में एबोनाइट सेम ही। डाइलेक्ट्रिक आर दोज मटीरियल विच आर पोलराइज्ड व्हेन प्लेस्ड एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक वो मटेरियल हुए जिनको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वो पॉलराइज्ड हो गए। परावैद्युत वे पदार्थ हैं जिनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर वे ध्रुवीकृत हो जाते हैं। ये ध्रुवीकृत हो गए, ऐसे ऐसे बन गए, कुछ माइनस प्लस बन गए, गोल गोल बन गए, ऐसे ऐसे बन गए। बैठ गया यहाँ तक तो वेरी गुड। आगे देखो दूसरी डेफिनेशन। ये डेफिनेशन बहुत ही प्यारी है, लेकिन हम लोगों ने इस डेफिनेशन को यहाँ से बनाया देख के। इसको देख के फिर ही डेफिनेशन लिखना। डाइलेक्ट्रिक कौन से मटीरियल अगर आपसे पूछे तो डाइलेक्ट्रिक आर दोज मटीरियल विच आर पॉलराइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं हम इसकी, देखो बहुत अच्छी है। देखो दूसरी डेफिनेशन भी यहां से समझ में आया अच्छे से, तब देखना। एक एक्सटर्नल फील्ड जा रहा था जो हमने दिया था, उसने कहा था कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो आपके डाइलेक्ट्रिक को, जो भी पदार्थ है आपका सब्सटेंस है, मटेरियल जो भी डाइलेक्ट्रिक आपके पास में, चाहे आपने वो अब्रक लिया हो चाहे कागज लिया हो। यहां पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितना दिया? 50 न्यूटन पर कूलम। इंटरनल बना कुछ? हाँ बना। कितना बना इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड? 10 न्यूटन पर कूलम। पूरा क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि ये सारे चार्जेस यहाँ नहीं पहुँच पाए, कुछ नेगेटिव। अच्छा, इन नेगेटिव चार्जेस को अपने पेरेंट एलिमेंट को छोड़कर जाने की आज़ादी नहीं है, ये ध्यान रख लेना। इन नेगेटिव को डाइलेक्ट्रिक के अंदर इन नेगेटिव चार्जेस को अपने पेरेंट एलिमेंट को छोड़कर जाने की आज़ादी नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा दे दिया तो भी ये छोड़ के चले जाते हैं। देन दे बिहेव लाइक अ कंडक्टर, फिर ये कंडक्टर की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। लेकिन जब तक डाइलेक्ट्रिक है तब तक डाइलेक्ट्रिक है। तो वो लिमिट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो भी देखेंगे। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना हुआ? 50 न्यूटन पर कूलम हमने दिया ये, ठीक है। और इंटरनल कुछ बना, हाँ प्लस से माइनस इधर भी बन गया है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक डेफिनेशन आप इसकी भी दे सकते हो। तो इसने क्या किया इन डाइलेक्ट्रिक ने? इसने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव को थोड़ा कम कर दिया। पहले एक्सटर्नल कितना था? 50, अभी कितना हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड? 40। 50 से कम आ गया। क्यों? क्योंकि इंटरनल कुछ बना। कितना बना? 10 अपन मान के चल रहे हैं न्यूटन पर कूलम। तो देखो डाइलेक्ट्रिक आर दोज मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन दे टेंड्स टू डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक वो पदार्थ हैं, हिंदी वाले, डाइलेक्ट्रिक वे पदार्थ हैं जिनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर वे बाह्य विद्युत क्षेत्र का प्रभाव को कम कर देते हैं। ये बाह्य विद्युत क्षेत्र का प्रभाव था वो कम हो गया। कितना था? पहले 50 था, अभी कितना हो गया? अभी टोटल 40 हो गया। बैठ गया यहां तक। आगे देखो, ये दोनों डेफिनेशंस आप बहुत अच्छे से समझ गए हो और इसी को देख के लिखना है और ऐसे बनाने हैं आपको, तभी आपको समझ में आएगी। रटना नहीं, रटोगे क्या? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, इसके प्रभाव को डाइलेक्ट्रिक ने कम कर दिया। और दूसरी डेफिनेशन कि कुछ ऐसे पॉलराइज्ड हो गए, कुछ ऐसे ध्रुवीकृत हो गए। और वैसे ध्रुवीकृत का मतलब पता क्या होता है? कि प्लस प्लस एक तरफ इकट्ठे हो जाना, माइनस माइनस एक तरफ इकट्ठे हो जाना, ध्रुवीकरण हो जाना। जैसे कई बार कहा जाता है कि राजनीति का ध्रुवीकरण कर दिया, कि हिंदुओं को अलग पटक दिया, सिखों को अलग पटक दिया, मुस्लिम अलग हो गए कि नहीं हम हमारे उसी नेता को वोट करेंगे। तो कई बार कहते हैं ना कि उस नेता ने राजनीति का ध्रुवीकरण करके खराब कर दी पूरी राजनीति, ठीक है, देश में अराजकता का माहौल फैला दिया। तो ध्रुवीकरण मतलब इकट्ठे हो जाना, एक जैसे प्रजाति। तो ये माइनस माइनस एक जगह इकट्ठे हो गए, प्लस प्लस एक जगह, लेकिन यहाँ पे पूरे इकट्ठे नहीं हो पाए। समझ में आ रहा है बात को? इसीलिए एक्सटर्नल जो फील्ड था और इंटरनल था, इन दोनों में फ़र्क हो आया। लेकिन कंडक्टर की बात करते तो सारे किधर उधर जाते, तो कंडक्टर में इतना ही बन जाता इंटरनल। आगे देखो,
डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, यानी ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत, ध्रुवीय अध्रुवीय। लेकिन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को पढ़ने से पहले हम लोग पोलर मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपन बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स की। पहली चीज पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर समझ में आ रहा है, पोलर मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तब पोलर डाइलेक्ट्रिक्स समझ में आ जाएगा। बार बार नाम आएगा आपकी बुक के अंदर, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स, फिर पोलर डाइलेक्ट्रिक कैसे बने हैं, फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है, फिर नॉन पोलर, ये तो ये क्या बन जाएगा, ध्रुवीय अणु हो गए ये हिंदी वाले। आगे देखो, इसकी पहली चीज पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स की पहली चीज हमने पढ़ी तो हमें समझ में आया कि पोलर मॉलिक्यूल आर दोज मॉलिक्यूल्स इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड। ये देखो, ये पॉजिटिव का कोई सेंटर होगा और नेगेटिव का भी कोई सेंटर होगा और ये दोनों आपस में कुछ दूरी पर हैं, सेपरेटेड हैं, ठीक है। क्या लिखोगे हिंदी वाले कि धनात्मक और धनावेश और ऋणावेशित, जो धनावेश तथा ऋणावेश एक दूसरे से का जो केंद्र होता है वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं। हाँ, तो ये कुछ दूरी पर हैं, ठीक है। दूसरी चीज देखो, ईच मॉलिक्यूल हैज नेट परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। प्रत्येक अणु का स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण है। कैसे? देखो, हमने क्या बोला, मॉलिक्यूल्स इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड। पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेटेड हैं, ये सेपरेटेड, ये ऐसे पटका हुआ है, तो क्या इसका डाइपोल मूवमेंट नहीं है? डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, माइनस से प्लस की तरफ, ये रहा। तो प्रत्येक अणु का, हम प्रत्येक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, प्रत्येक अणु का ईच मॉलिक्यूल हैज परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। दूसरा ऐसे पड़ा हुआ है, ये लो, माइनस से प्लस, तो इसका डाइपोल मूवमेंट नहीं है बिल्कुल है साहब, माइनस से प्लस, ये डायरेक्शन है इसकी माइनस से प्लस की। तीसरा ऐसे पड़ा हुआ है, प्लस माइनस, इसका डाइपोल मूवमेंट है, बिल्कुल है, इसका डाइपोल मूवमेंट इधर है। तो ईच मॉलिक्यूल, जितने भी होंगे मॉलिक्यूल या जितने भी अणु होंगे, ये एक अणु, ये 2 अणु, ये 3 अणु, ऐसे और मैं बना दूंगा, ईच मॉलिक्यूल हैज अ परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। प्रत्येक अणु का स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण है। ये आ गया हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स। अब हम बात करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की, कि पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक ही टाइप के हों, ये इस टाइप के, इनका पूरा एक सेट बन जाए या इन्हीं का एक कोई मटेरियल बन जाए, वो क्या कहलाता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक। बैठ गया? पोलर डेफिनेशन हम बाद में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स यहाँ लिखते हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल्स का पहला, मैं मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, अणु की, अध्रुवीय अणु की बात कर रहा हूँ मैं अभी। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेटेड होते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आर कोइंसाइड। संपाती होते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर कोइंसाइड, विच मीन्स दे मीट एट द सेम पॉइंट, दे ओवरलैप। जैसे ब्रेड के बीच में टिक्की डालते हो, ओवरलैप हो गई पड़क से, ठीक है। सेंटर ऑफ पॉजिटिव, लिखना ढंग से है ना, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर कोइंसाइड। वो एक ही जगह पे मिलते हैं। कौन? दोनों चार्ज। धनावेश और ऋणावेश का जो केंद्र होता है वो संपाती होता है, एक ही जगह पे होता है। तो देखो कैसे बनाते हैं, ये प्लस और इसी के अंदर अगर मैं माइनस बनाऊं तो, भाई ब्रेड के अंदर मैं टिक्की डालूंगी, यहाँ कैसे दिखाऊंगा, ये तो 3 डायमेंशनल है नहीं बोर्ड, तो ये ऐसे दिखाया जाता है कि ये ऐसे बन गए। इनमें और इनमें फ़र्क है? हाँ, इनमें क्या फ़र्क है, ये कुछ दूर पे है। कौन? प्लस और माइनस के बीच में कुछ दूरी है, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर आ गया। अगर मैं ये माइनस ऊपर बना दूंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? ये ऐसे बन जाते हैं, ये संपाती हो जाते हैं, कौन साइड हो जाते हैं, विच मीन्स दे मीट एट द सेम पॉइंट। प्लस भी वहीं पे ही है और वहीं पे माइनस है, विच मीन्स दे ओवरलैप। यहाँ पे ओवरलैप होता है। दूसरा, क्या इनका डाइपोल मूवमेंट है? देयर इज नो डाइपोल, नो नेट डाइपोल मूवमेंट, नो नेट डाइपोल मूवमेंट, नेट द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है। समझ में आया?
इनमें डाइपोल मोमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि डाइपोल में क्या होता है, डिस्टेंस होती है कितनी, 2a। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, सेपरेटेड है, लिखा है हमने यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर आ गए, ठीक है। अब इसके डाइलेक्ट पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसकी अपन बात करते हैं। पोलर मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल के मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, लिखते जाना, ठीक है। पोलर डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ये पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल हो गया जी अपना HCl, H2O। तो इसको बनाते हैं HCl को और H2O को। तो देखो कैसे होता है इसमें, ये रहा हमारा Cl और ये रहा हमारा H, ये रहा हमारा H, ये रहा हमारा Cl, और ये हमारा क्या Cl के पास में कौन सा आ गया, पार्शियली नेगेटिव। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई एक चीज़ होती है, विद्युत ऋणात्मकता, कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, पीरियोडिक टेबल में किधर जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव किधर बढ़ेगा किधर कम होगा। फ्लोरीन शायद मैंने सुना है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो आप देख लेना आप। तो पार्शियली नेगेटिव, और ये क्या आ गया, पार्शियली पॉजिटिव लगा लिया इसने अपना H ने, और Cl ने माइनस लगा लिया। तो क्या ये डाइपोल बना, हाँ बना ना, ये हम बोल रहे हैं कि ये डाइपोल बना, द्विध्रुव बना। तो इसका डाइपोल का मूवमेंट किधर होगा, तो हम बोलेंगे माइनस से प्लस की तरफ होता है, तो ये जा रहा माइनस से प्लस की तरफ, स्मॉल p। समझ में आया, HCl, ठीक है। H2O को देखो, अब देखो H2O का फॉर्मूला में H2O हो गया, ये अलग अलग, और ये O हो गया, O पार्शियल नेगेटिव -2, ये प्लस, ये भी प्लस। अब देखो ये -2 को हमने अलग अलग कर दिया, -1 लिख सकते हैं, -1, तो यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ -1 आ गया। तो समझना, एक प्लस और एक माइनस ने तो इससे जोड़ा बना लिया, ये रहा माइनस, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं, एक माइनस ये, एक माइनस इसके लिए आ जाएगा, तो एक जोड़ा तो ये बन गया, क्या बना, द्विध्रुव, डाइपोल बन गया। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, पार्शियल पॉजिटिव हो गया। इसका डाइपोल मोमेंट किधर होगा, इसका डाइपोल माइनस से प्लस की तरफ इधर होगा, इधर कौन होगा, P1 होगा, और एक वेक्टर क्वांटिटी P1, ठीक है। P1 क्यों लिखा, क्योंकि दो डाइपोल बनेंगे इसमें। दूसरा देखो, एक माइनस ये और बचा हुआ है यहाँ पे, तो ये इससे और ले लेगा, तो हम कह रहे हैं एक जोड़ा ये इससे बना लेगा, समझ में। अब बोलोगे माइनस नहीं वहाँ पे, अरे तो मैंने बोल दिया ना, अलग अलग करके लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप माइनस लिख सकते हो, ये लो -2 को मैंने तोड़ दिया, ठीक है। एक डाइपोल मेरा ये बन गया इधर, द्विध्रुव, तो ये क्या हो गया, ये P2 हो गया मेरा। दो डाइपोल बने कि नहीं बने मेरा, इसका मूवमेंट किधर हो रहा है, माइनस से प्लस की तरफ, इसका भी माइनस से प्लस की तरफ। अब मेरी बात सुनो, डाइपोल दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, और डाइपोल क्या है, द्विध्रुव क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, कौन, द्विध्रुव। तो दो अलग अलग दिशा में जाएगी तो उनका क्या हो जाएगा, एक डायरेक्शन में कर देंगे, कॉम्पोनेंट लेके करते थे अपन, फोर्स अलग अलग डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में कर दिया, तो इसका रिजल्टेंट किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, P नेट हो जाएगा। तो यानी इनमें डाइपोल मूवमेंट है, हम बोल रहे हैं ना, ईच मॉलिक्यूल हैज नेट परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, हमने बोला और हमने यहाँ पे शो करके दिखा दिया। और भी एग्जाम्पल है, लेते रहना, करते रहना, अपन ने आपको दो बता दी। तो ये HCl हो गया, ये H2O हो गया। H2O में एक डाइपोल इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, टोइंग टोइंग, और दोनों का बीच में रिजल्टेंट, हमने ऐसा सुना है कि रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में जाएगा, तो हमने P नेट निकाल लिया, ये बैठ गया। इसका देखते हैं, इसका एग्जाम्पल कौन होगा, अध्रुवीय मॉलिक्यूल्स का, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक तो H2 हो जाएगा और एक हो जाएगा CO2। तो H2 में देखो, ये भी H, ये भी H, डाइपोल बन नहीं पाया क्योंकि दोनों ही क्या है, पॉजिटिव हो गए, कहाँ बना डाइपोल, समझ में। CO2 देखो, ये C, ये O, O ने -2, ये O ने -2, ये पार्शियली नेगेटिव हो गया। अब ढंग से समझना, एक डाइपोल इन दोनों के बीच में बन जाएगा, इन दोनों का बीच का, तो इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस इधर हो जाएगी, तो हम बोल दिया P1 हो गया। एक डाइपोल इन दोनों के बीच में बन जाएगा, P2, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये, समझ में आ रहा है। एक डाइपोल इन दोनों के बीच का बना, इसकी डायरेक्शन ये, एक डाइपोल इन दोनों के बीच का बना, इसकी डायरेक्शन नीचे आ गई। तो डाइपोल सेम ही तो बने हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और वेक्टर क्वांटिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नलीफाई हो जाएगी, जितना ये बना उतना ये बना, जीरो, मीन्स डाइपोल, नो नेट डाइपोल मूवमेंट, कोई डाइपोल मूवमेंट है ही नहीं इसके अंदर, हम यही बात कर रहे हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव आर क्या कर रहे हैं, आयंस जो है, चार्जेस जो हैं वो कॉन्साइड कर रहे हैं, विच मीन्स दे मीट एट द सेम पॉइंट, दे ओवरलैप।
तो इसीलिए इसके अंदर इसका डाइपोल मोमेंट नहीं हो पा रहा, और या फिर ये कैंसिल आउट हो गए, कह सकते हो ऐसा। ठीक है, इसमें भी नहीं है डाइपोल मोमेंट, इसमें भी नहीं है डाइपोल मोमेंट, इसमें डाइपोल मोमेंट है, इसमें डाइपोल मोमेंट है, द्विध्रुव आघूर्ण है इसके अंदर। ठीक है, आगे अब हम देखते हैं। अब हमने ये सब मॉलिक्यूल्स पढ़ लिए, अब हम बात कर रहे हैं वापस से पोलर डाइइलेक्ट्रिक की, ध्रुवीय पैराविद्युत की, और नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक अध्रुवीय पैराविद्युत की हम बात कर रहे हैं। तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या हुआ, तो हमने कहा कि ऐसे जो छोटे 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 मॉलिक्यूल्स से जो एक सेट बना वो क्या कहलाएगा, पोलर डाइइलेक्ट्रिक। और ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स से इन से जो पूरा एक सेट बनेगा, जो एक मटेरियल बनेगा, जो एक सब्सटेंस बनेगा। एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ कुछ इसमें अगर रह गया हो तो। हाँ, जब एक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल जो ऐसे ही अणुओं से, सारे के सारे ऐसे अणुओं से मिलकर बना हुआ है, ऐसे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, वो क्या कहलाएगा, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। लेकिन डेफिनेशन हम बाद में लिखेंगे क्योंकि हम उससे पहले उसमें कुछ समझेंगे। आगे चले, गुड। अब आगे देखो, पोलर डाइइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है हमने ध्रुवीय पैराविद्युत और अध्रुवीय पैराविद्युत को। तो पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, पोलर डाइइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं। ध्रुवीय पैराविद्युत को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। तो हम दोनों ही बातें करेंगे कि एक बार नहीं रखा, एक बार रखा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, विच मीन्स कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एब्सेंस है, अनुपस्थिति है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जीरो नहीं है, विच मीन्स है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उपस्थिति है यहाँ पे किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। बैठ गया। तो अब हम देखते हैं कि पोलर डाइइलेक्ट्रिक ध्रुवीय पैराविद्युत को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब बिफोर और आफ्टर क्या हुआ। तो मैंने कहा जी ये मेरा एक माइनस प्लस, कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस ये माइनस, चार ही बनाता हूं। मॉलिक्यूल है ना, उसे समझ में आ जाएगा अच्छे से। माइनस प्लस प्लस माइनस। अब देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक में क्या इसका नेट डाइपोल मोमेंट था? हाँ था। इसका था? हाँ था, नेट डाइपोल मोमेंट था। क्या इसका नेट डाइपोल मोमेंट था? हाँ था। अकेले मॉलिक्यूल की बात चल रही है यहाँ पे, ये पूरा डाइइलेक्ट्रिक है, इसके अंदर ये बहुत सारे मॉलिक्यूल आ चुके हैं, अभी मैं अकेले की बात कर रहा हूँ, इन सबको भूल। क्या इसका डाइपोल मोमेंट है? बिल्कुल है, आपने बात की थी, पहले लिखा भी था मैंने, पोलर की बात चल रही है। क्या इस मॉलिक्यूल की, इस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण है? हाँ है। किधर होगा? माइनस से प्लस इधर होगा। इसका माइनस से प्लस इधर होगा, कौन? डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। इसका प्लस से माइनस, माइनस से प्लस इधर जाएगा, इसका डाइपोल मोमेंट। इसका डाइपोल मोमेंट है? बिल्कुल है साहब, अकेले का। लेकिन क्या एज अ होल इसका डाइपोल मोमेंट होगा? देयर इज नो डाइपोल मोमेंट। क्यों नहीं होगा? रीजन, ये डाइपोल इधर जा रहा है, इसकी डायरेक्शन देखो, ये डाइपोल इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में कैंसिल हो गए, जितना ये उतना ही है। ये द्विध्रुव इधर आघूर्ण इधर जा रहा है, ये द्विध्रुव आघूर्ण इधर जा रहा है, ये कैंसिल आउट हो गए आपस में, टड़क टड़क। इनकी बात करते हैं, ये इधर जा रहा है माइनस से प्लस, और ये उतना का उतना इधर आ रहा है। तो डाइपोल क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, हम फिर बोल रहे हैं। द्विध्रुव एक सदिश राशि है, दो अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी तो नलीफाई होने के चांसेस है, तो नलीफाई हो गए। तो क्या नेट डाइपोल मूवमेंट है? नो नेट डाइपोल मूवमेंट, नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस डाइइलेक्ट्रिक। इस पूरे डाइइलेक्ट्रिक का अकेले का था? हाँ था। अकेले का था? हाँ था, हाँ था, हाँ था। लेकिन चारों ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, ये प्लस का 5, ये माइनस का 5, प्लस का 2, ये माइनस का 2, ये प्लस का 5, ये माइनस का 5, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये पूरा का पूरा क्या आंसर है? 0 है। क्या देयर इज डाइपोल मूवमेंट है? क्या द्विध्रुव आघूर्ण है? नो नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस डाइइलेक्ट्रिक। इस परावैद्युत का कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों जमे हुए? तो इसके बारे में पहले ऐसे लिखना है कि ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, बुक के अंदर है, ढंग से देखना। ड्यू टू थर्मल एजिटेशन दे अरेंज देमसेल्फ इन
इरेग्युलर मैनर, ये इरेग्युलर मैनर में इन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया ड्यू टू थर्मल एनर्जी या थर्मल एजिटेशन, एक ही बात है, कुछ भी बोलो। थर्मल एनर्जी या थर्मल एजिटेशन की वजह से इन्होंने अपने आप को इस हिसाब से इरेग्युलर मैनर में अरेंज कर लिया कि एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। जैसे सुबह सुबह प्रेयर में बच्चे आते हैं, ठीक है, जब तक प्रिंसिपल या टीचर नहीं आता तो बच्चे क्या, चार इधर लगे हुए हैं गप्पे मारने में, दो उधर मुंह करके खड़े हुए हैं, एक इधर देख रहा मुंह फाड़ रहा है, एक नीचे मुंह फाड़ रहा है, चार जने उधर खड़े हुए हैं। तो उन्होंने कैसे कर लिया, अपने आप को अरेंज कर लिया इरेग्युलर मैनर में, अव्यवस्थित रूप से। वो हिंदी वाले परावैद्युत पदार्थ में बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, परावैद्युत पदार्थ में बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किस ऊर्जा के कारण, तापीय विक्षोभ के कारण ये द्विध्रुव अपने आप को अनियंत्रित रूप से व्यवस्थित कर लेता है, अनियंत्रित रूप से, ठीक है ना, नियंत्रित नहीं, अभी ये उल्टा सीधा जमा हुआ है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो क्या होगा, तो हम यहाँ एरो लगाते, तब क्या बनेगा, तब अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बच्चों, ध्यान रखना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये हमारा वही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। और ये इसने अपने आप को, यहाँ पर भी थर्मल एजिटेशन था, कोई बोलेगा तो हाँ बिल्कुल थर्मल एजिटेशन यहाँ पर भी इनको डिस्टर्ब कर रहा था, डाइपोल को। थर्मल एजिटेशन, तापीय विक्षोभ यहाँ पर भी इस द्विध्रुव को डिस्टर्ब करने में लगा हुआ था। बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ये सब वेल ऑर्गेनाइज हो गए इन दी along the direction of external electric field। यहाँ पर external electric field ऐसे जा रहा है, ये यहाँ और बना देता हूँ मैं, वरना और भूल जाओगे कि ये external electric field बना है नहीं। external electric field की तरफ सब अलाइन हो जाएंगे, संरेखित हो जाएंगे सारे के सारे। ये देखो, तो ये क्या हुआ यहाँ पे हो गया रीओरिएंटिंग हो गया, क्या हो गई, पुनर्रचना हो गई, भगवान की रचना हो गई। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, पुनर्रचना हो गई, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में ये लिखा हुआ है रीओरिएंटिंग, 13वीं लाइन, इसी टॉपिक का 13th लाइन देखना, और जहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेचिंग और रीओरिएंटिंग, इंग्लिश वाले, हिंदी में तो नहीं लिखा हुआ, पुनर्रचना भी नहीं लिखी, लेकिन इंग्लिश वाले में लिखा हुआ है। तो इस वर्ड पे अंडरलाइन करना, इस वर्ड को समझेंगे अभी हम। ये सारे के सारे अलाइन हो गए और एक ही डायरेक्शन में जाने लगे। किस डायरेक्शन में जाने लगे, डाइपोल की डायरेक्शन। देखो माइनस से प्लस किधर है, इधर है इस डाइपोल की, कौन सा है ये P1 में यहाँ नाम दे देता हूँ। ये कौन है, मान लो मॉलिक्यूल, ये अणु P2 है, इसकी डायरेक्शन इधर, ये भी इधर ही जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, P3 P4 ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल सब। तो ये क्या हो गया, ये डाइलेक्ट्रिक हो गया। कौन सा, पोलर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ के, पोलर मॉलिक्यूल्स जुड़ के पोलर डाइलेक्ट्रिक बना दिया उसको, क्योंकि एक ही टाइप का मटेरियल था, एक ही टाइप के थे सबके सब, और वेल ऑर्गेनाइज हो गए, अलाइन हो गए ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। क्या थर्मल एजिटेशन डिस्टर्ब कर रहा था यहाँ पर इनको, बिल्कुल कर रहा था साहब, थर्मल एजिटेशन इनको डिस्टर्ब कर रहा था यहाँ पे, थर्मल एनर्जी तापीय विक्षोभ इनको डिस्टर्ब करने में लगी थी। बट ड्यू टू स्थितिज ऊर्जा, डाइपोल की स्थितिज ऊर्जा होती है, हमने पढ़ा हुआ है डाइपोल की स्थितिज ऊर्जा, ऐसे मत करो, पहले वाले इससे जस्ट 2-3 पहले टॉपिक में अपन लेक्चर में अपन ने पढ़ के आए हुए हैं। तो ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी दे ऑर्गेनाइज, अलाइन देमसेल्व्स along the direction of external electric field, सब के सब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब अगर इसका आपसे कोई पूछे क्या इसका नेट डाइपोल मूवमेंट है, हाँ जी नेट डाइपोल। अभी देखो, इस अकेले का डाइपोल मूवमेंट था, हाँ था, इस अकेले का डाइपोल मूवमेंट है, हाँ है, इस अकेले का डाइपोल मूवमेंट हाँ था, इस अकेले का डाइपोल मूवमेंट हाँ था। लेकिन देखो इसका और इसमें देखो, इसका डाइपोल मूवमेंट इधर, इसका इधर, तो ये कैंसिल बाद में हुए, वो बाद की बात कर रहे हैं। लेकिन इसका डाइपोल मूवमेंट भी है, इसका डाइपोल मूवमेंट भी है, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन अब एक ही हो गई, इन दोनों की डायरेक्शन विपरीत हो गई, अपोजिट हो गई, तब वो कट के इसका नॉन नेट डाइपोल मूवमेंट। लेकिन इसका भी डाइपोल मूवमेंट, इसका भी डाइपोल मूवमेंट इधर जा रहा है, इसका भी डाइपोल मूवमेंट, इसका भी द्विध्रुव आघूर्ण इधर जा रहा है, तो क्या है, नेट डाइपोल मूवमेंट है। यस, नेट डाइपोल मूवमेंट इज देयर। द्विध्रुव, नेट द्विध्रुव आघूर्ण है, कब, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाह्य विद्युत क्षेत्र में इन डाइपोल का, इस पोलर डाइलेक्ट्रिक का, अगर कोई पूछे पोलर डाइलेक्ट्रिक का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट डाइपोल मूवमेंट है। यस बिल्कुल है साहब, क्यों, क्योंकि सबकी एक ही डायरेक्शन हो गई। अब देखो इसको बहुत अच्छे से समझना हो, हमारे लैंग्वेज में समझना हो, क्योंकि हम लोग क्या थोड़े वो भैंसों वाली स्कूल में पढ़े हुए हैं, बैल होते हैं ना, बैलों वाली स्कूल में, उसमें पढ़े हुए हैं। तो ये हम लोग है ना ऐसे मुंह करके खड़े हुए हैं अभी, है ना, कोई इधर मुंह करके खड़ा है। सुबह सुबह प्रेयर हो रही है स्कूल में, तो हमारे प्रेयर में कौन आता था पता आपको, पीटीआई आता था, पीटीआई फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर। वो आते ही पिपाड़ी बजाता, पिर सबके सब बच्चे लाइन में, पिर सबके सब बच्चे लाइन में।
यहाँ बच्चे देखो टेढ़े मेढ़े 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 खड़े हैं इधर उधर, देख लो आराम से इसको, टेढ़े मेढ़े खड़े हैं इधर मुंह करके बातें, सुबह सुबह प्रेयर में आ गए, गप्पे लगाने में लगे हैं, प्रेयर स्टार्ट होने वाली है। और जैसे ही पीटीआई ने पुपाड़ी बजाई, पिर सबके सब लाइन पे। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, पीटीआई का काम कर रहा है। पीटीआई समझ में आ गया, ए पीटीआई, हम चिल्लाते थे क्लास के अंदर से पीटीआई को। तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या काम किया, पुपाड़ी बजाई, बस पुपाड़ी बजाते सारे वेल ऑर्गेनाइज हो गए, अलाइन हो गए। अब देखो इसमें और चीज पूछेगा वो क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये सारे अलाइन क्यों हुए, संरेखित क्यों हुए, वाई डू दिस डाइपोल अलाइन देमसेल्व्स, यहां पे खुद ही अलाइन क्यों हो गए। तो इसका जवाब क्या दोगे, लिखें। अब देखो इसका आंसर, ये सारे अलाइन संरेखित क्यों हुए, अलाइन क्यों हुए, पड़क से पीटीआई आया, ये सारे अलाइन हो गए एक ही डायरेक्शन में, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे के सारे अलाइन हो गए। तो क्या लिखना है, ईच मॉलिक्यूल्स अप्लाइज टॉर्क, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक अणु, हिंदी वाले मैं बता देता हूँ, लिख लेना। प्रत्येक अणु बलाघूर्ण का निर्माण करेगा, ये रहा, ऑन डाइपोल दैट ट्राइज टू अलाइन द मॉलिक्यूल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क लगेगा, अब ये घूमने की कोशिश करेगा, डाइपोल बना है, डाइपोल मूवमेंट होगा तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, किधर भी जो घूमे जैसे, ठीक है। लेकिन किस डायरेक्शन में करेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, उधर की डायरेक्शन, तो उधर की डायरेक्शन में ही करेगा। ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम और बढ़ा दें, अभी 50 न्यूटन पर कुलॉम था, अभी हम 100 न्यूटन पर कुलॉम कर दें तो क्या हो जाएगा, तो मोर ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स अलाइन देमसेल्व्स इन अ वेल मैनर्ड, ठीक है ना। तो more of molecules get aligned themselves in the direction of external electric field, thus there is induced dipole moment in the substance। या dipole moment आ गया, induced net dipole moment है इसके अंदर no net dipole moment नहीं है। ऐसा dipole moment जब आता है तो ये हिंदी में कहलाते हैं रेखीय समदेशिक परावैद्युत पदार्थ, और इंग्लिश में रेखीय समदेशिक परावैद्युत, और इंग्लिश में लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स। नहीं भूलोगे, बुक के अंदर आया हुआ है। लीनियर हो गया मतलब समदेशिक, एक समदेशिक होता है, एक विषमदेशिक होता है, एक आइसोट्रोपिक होता है कि एन आइसोट्रोपिक होता है, लेकिन एन आइसोट्रोपिक नहीं हुआ, ये सारे के सारे एक ही, ऐसा एक भी नहीं है इनमें से किसी, इधर वापस मुंह मार रहा है, ठीक है ना। वो मुंह मारेगा तो जूते खाएगा, किससे, पीटीआई से, ठीक है ना। वो पिपाड़ी बजाई, सबके सब लाइन में, पिपाड़ी बजाई लाइन में, तो क्या कहलाते हैं, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। अंडरलाइन करना, बुक के अंदर है आपके एनसीईआरटी के अंदर। तो ये क्या कहलाते हैं, रेखीय समदेशिक परावैद्युत पदार्थ जो एक ही लाइन में चले गए। और ये लिखना बहुत जरूरी कि ये सारे अलाइन क्यों हुए, तो यहाँ पे बताना। और अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंक्रीज कर दें तो क्या हो जाएगा, तो ये और ज़्यादा अणु हैं अपने आप को इस हिसाब से संरेखित कर लेंगे। किस दिशा में, अगर कोई बचा हुआ भी है छोटा मोटा भी, जैसे पुपाड़ी बजाई तो भीड़ तो एकदम से कंट्रोल हो गई, लेकिन भीड़ के बीच में कोई भी फिर भी अभी भी लपर लपर कर रहा था, कोई भी बच्चा इधर उधर मुंह फाड़ रहा था, लेकिन जैसे ही पीटीआई ने उसको देख के और पुपाड़ी बजाई तो वो और अलाइन हो गया। ऐसा अभी वो शाना यूं कर, अभी वो अलाइन हो गया, फिर एक आध को बीच में और बचा हुआ था तो फिर पीटीआई ने पुपाड़ी बजाई, पर सब। तो ऐसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते रहे तो ये सब अलाइन हो गए। क्या कहलाता है, लीनियर आइसोट्रोपिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एक लाइन के अंदर आता है, या कई बार आपको बहुत अच्छे से एग्जाम में मिल जाएगा। नेट डाइपोल मूवमेंट क्यों हुआ, पहले यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट नहीं था, अब नेट डाइपोल मूवमेंट आ गया, तो आप क्या बोलोगे, बिकॉज ऑफ रीओरिएंटिंग, पुनर्रचना के कारण इसके अंदर डाइपोल मूवमेंट आया है। समझ में आ गया, पहले डाइपोल इस अकेले का था, इस अकेले का था, इस अकेले का था, इस अकेले का, लेकिन इस पूरे पदार्थ का, इस पूरे सब्सटेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, डाइपोल मूवमेंट नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं था, यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट है। हाँ क्यों है, बिकॉज ऑफ रीओरिएंटिंग, इन्होंने अपने आप को जमा लिया और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक फील्ड नेट डाइपोल मूवमेंट बन गया। बोलो यहाँ तक समझ में आया। ये हमारा हो गया पूरा पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक में बिफोर भी बता दिया, आफ्टर भी बता दिया, जितना लिखना है उतना लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। और छोटी मोटी चीज़ें कि ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ रीओरिएंटिंग। और ये ऐसे क्यों जमे हुए थे, तो ड्यू टू थर्मल एजिटेशन और in the absence of external electric field they arrange in irregular manner। थर्मल एजिटेशन का नाम
लेना है। यहाँ पे भी थर्मल एनर्जी एजिटेशन इनको डिस्टर्ब कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है साहब। तो फिर ये अलाइन क्यों हुए? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दे ऑर्गेनाइज वेल मैनर इन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़े हुए हैं, तो बार बार ये चीज़ बोलने का कोई मतलब नहीं। वो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, नेट डाइपोल मोमेंट क्यों हुआ? पहले नहीं था नेट डाइपोल मोमेंट, अब है। इन चीज़ों को अंडरलाइन करो। यस, देयर इज अ नेट डाइपोल मोमेंट। नो नेट डाइपोल मोमेंट क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ रीओरिएंटिंग। खत्म करें, दूसरा पढ़ें। वेरी गुड, चलो आगे देखो। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक, अध्रुवीय पैराविद्युत पदार्थ, इसमें क्या होता है? इसका भी अपन दोनों देखते हैं, बिफोर और आफ्टर, पहले और बाद में। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जीरो कर रखा है, इसलिए एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति। और यहाँ पे क्या रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉट इक्वल्स टू जीरो, विच मीन्स कुछ है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है वहाँ पे। आगे देखो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये एक मॉलिक्यूल्स है, ये एक मॉलिक्यूल्स है। तो हमने क्या बोला कि एक मटेरियल का एक जो सेट बनेगा, सेम मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, ये वाले मॉलिक्यूल्स। तो वो क्या कहलाता है? नॉन पोलर कहलाता है, अध्रुवीय कहलाएगा। एक सेट बन गया, तो ये क्या हो गया? पूरा एक डाइइलेक्ट्रिक हो गया। समझ में आ गया? पैराविद्युत हो गया मटेरियल। आगे देखो, इसका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। क्यों? हमने क्या बात की थी इसमें कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दे कोइंसाइड, विच मीन्स दे मीट एट द सेम पॉइंट, विच मीन्स दे ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। जैसे ब्रेड के बीच में हमने टिक्की डाल दी। समझ में आ गया? तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे नहीं होगा, नो डाइपोल मोमेंट। द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैथमेटिकली भी लिख दिया है, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है। तो चलो, अब इसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपन बनाते आए हैं, चाहे प्लेट बनानी हो तो प्लेट बना दो, और वरना ऐसे दिखाना हो तो ऐसे दिखा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से दूर जाता है और नेगेटिव की तरफ आता है। ये लो, तो ये इसके जो कुछ मॉलिक्यूल्स जो थे ना, मॉलिक्यूल्स, अणु, ये अणु, ये अणु, ये अणु, ये नेगेटिव वाला क्या हो गया? प्लस की तरफ आ गया, ये रहा प्लस, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया थोड़ा सा। हाँ, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये समझना कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो पेरेंट एटम है, इसको छोड़ के जाने की आज़ादी नहीं है डाइइलेक्ट्रिक के अंदर। लेकिन कोई ना कोई ऐसा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जहाँ पे ये छोड़ के जाएंगे, हाँ, तब ब्रेक डाउन हो जाएगा। हाँ, उसकी भी बात करेंगे हम। तब ब्रेक डाउन हो जाता है, तब डाइइलेक्ट्रिक क्या बन जाता है? परावैद्युत कंडक्टर बन जाता है। अभी इंसुलेटर है, फिर कंडक्टर बन जाएगा अगर उतना इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? नेगेटिव चार्जेस जो थे वो पॉजिटिव के पास आ गए, छोड़ के जाने की आज़ादी नहीं है इस नेगेटिव को। तो ये चार्जेस क्या हुए? इंड्यूस चार्जेस हुए। ये आ गया, ये भी ऐसा बन गया। अब ये मत समझना कि इधर 6-7 बनाए, इधर 4 ही बनाए, बराबर बनाना, ठीक है? तो देखो क्या हो गया, एलोंगेट हो गए, लंबे हो गए, थोड़े से स्ट्रेचिंग हो गई, इनके अंदर वृद्धि हो गई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और सब ने अपने आप को इस हिसाब से अलाइन कर लिया और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सब के सब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चले गए। डाइपोल बन चुका है। इसकी क्या डायरेक्शन होगी डाइपोल की? माइनस से प्लस। ये मैं P1 बोल देता हूँ, कोई मॉलिक्यूल है हमारा, ये P2 मॉलिक्यूल, इसकी भी डायरेक्शन ये, इसकी भी डायरेक्शन ये, इसकी भी डायरेक्शन ये। कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेचिंग, नॉट रीओरिएंटिंग। रीओरिएंटिंग किसके अंदर होता है? पुनर्रचना किसके अंदर होती है? पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, ध्रुवीय के अंदर। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि एनसीईआरटी बुक के अंदर अगर आपको ये वर्ड मिले तो उसको अंडरलाइन करना है आपको। 13वीं लाइन पे है, 13th लाइन पे इसको अंडरलाइन करना है। तो वो आपसे पूछ सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर, कहीं पे भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, कि स्ट्रेचिंग किसके अंदर होती है। तो आप क्या बताएंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। बैठा कुछ लॉजिक चमका? गुड। इसके अंदर क्या हो गया? अभी इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट आ गया, क्योंकि ये इंड्यूस्ड चार्जेस हो गए जो उनको छोड़ने के जाने की आज़ादी नहीं है। तो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है इसके अंदर? हाँ है, बिल्कुल है। इसके अंदर डाइपोल मूवमेंट नहीं है। इसके अंदर डाइपोल मूवमेंट यस है। अब ये देखो, ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं अलोंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या कहलाते हैं? पहले भी बात की थी अपन ने, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक। ये नहीं, ये, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। रेखीय, उसके लिए भी लिखा था अपन ने, पोलर के लिए समदैशिक, दिख रहा है? हाँ, पराविद्युत, समझ में आ गया?
सब के सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये लाइन इसके लिए भी लिखनी है, ये लाइन उसके लिए भी लिखनी है, पोलर वाले के लिए। अब समझ में आ गया। ये थोड़े से क्या हो गए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला तो एलोंगेट हो गए, इनके अंदर बढ़ाव आ गया, गोल थे लंबे हो गए। और पोलर में जब अपन बता रहे थे तो अपन डायरेक्ट ऐसे बता रहे थे, देखो माइनस प्लस। इसमें देखो थोड़ा यहाँ घुमाव दिया है, इसमें देखो फ़र्क देखो, यहाँ घुमाव थोड़ा सा दे देना जहाँ से पता चल जाएगा कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ये घुमाव समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये वाला, ये तो सीधा हो गया। ये पोलर के लिए यूज़ करना है, ध्रुवीय के लिए, ये अध्रुवीय के लिए यूज़ करना है। तो आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको ज़्यादा लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है, बस ये लिख के आना है, ड्यू टू स्ट्रेचिंग these molecules align themselves along the direction of external electric field and this is called linear isotropic dielectric। बैठा। अब अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की और उसकी डेफिनेशन की भी, जो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन आप मैथमेटिकली या फिजिकली जो अच्छे से लिख के आओ। डेफिनेशन किसकी? नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक की, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं अपन, मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर। मॉलिक्यूल्स तो ये थे, अब पूरा एक सेट बन गया इससे अपना, जो एक मटेरियल बना उसको अपने नाम दे दिया नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। और नॉन पोलर कौन से वाले? जिनके अंदर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती हो जाते हैं, दे कॉन्साइड, विच मीन्स दे मीट एट द सेम पॉइंट, एक जगह पे आके मिल रहे हैं। लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से थोड़े से लंबे हो गए, एलंगेट हो गए, स्ट्रेचिंग, ड्यू टू स्ट्रेचिंग हो गई, उनके अंदर वृद्धि हो गई, बढ़ाव आ गया, लंबा हो गया। अब तो याद रह जाएगा, ठीक है। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन अगर आप लिखते हैं स्टैंडर्ड वाली, अगर आपसे कोई प्रैक्टिकल में भी पूछे एग्जाम में, तो आप क्या लिख के आएंगे? तो लिखो, देखो कितनी प्यारी डेफिनेशन नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक की। अब हम बात करें डेफिनेशन की। When non-polar dielectric are placed in an external electric field, हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, पहले नहीं था, अभी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। द नेट डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड, लिखा हुआ है, पहले से बात कर ली थी हमने पहले ही कि डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा, प्रेरित होगा इसके अंदर। किस वजह से? ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स। डाइइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स थे वो स्ट्रेच हो गए। डेफिनेशन कितनी प्यारी, यहीं से कहीं से रट्टा नहीं मारने की जरूरत है। When non-polar dielectric are placed in an external electric field, the net dipole moment is induced due to stretching of dielectric molecules। और सेम टू सेम पोलर की लिखनी है। देखो पोलर डाइइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन, ध्रुवीय परावैद्युत की डेफिनेशन सेम टू सेम लिखना। व्हेन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड। उसके अंदर भी इंड्यूस्ड होगा, लेकिन पहले नहीं था, नेट नहीं था, एक एक मॉलिक्यूल का था उसके अंदर। पोलर के अंदर एक एक मॉलिक्यूल का था, लेकिन नेट का नहीं था। क्यों नहीं था? इसका डाइपोल मोमेंट था, इसका था, क्योंकि इसकी डायरेक्शन डाइपोल की ये वाली हो गई थी, इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई थी, तो एक दूसरे को क्या कर दिया था? कैंसिल आउट कर दिया था, ठीक है। तो नेट डाइपोल मोमेंट नहीं था पोलर मॉलिक्यूल के अंदर, लेकिन जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो नेट डाइपोल मोमेंट और था। और वो भी कैसे बन गए थे? लीनियर आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक। कौन होते हैं लीनियर आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में सारे के सारे पॉलराइज्ड हो जाते हैं और उनकी डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की क्या हो जाती है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ तक तो सेम लिखनी है इंड्यूस, लेकिन यहाँ से फिर इसको चेंज कर देना, ड्यू टू रीओरिएंटिंग ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे पुनर्रचना हो गई और यहाँ पे क्या हो गई? वृद्धि हो गई। सेम टू सेम ये लाइन लिखनी है, लेकिन आगे हिंदी वाले मेरे हिसाब से लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब नाम बता चुका हूँ। नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ लिखा हुआ है, इज इंड्यूस्ड ड्यू टू स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग मतलब वृद्धि के कारण इनके अंदर डाइपोल मोमेंट आ गया। किसके अंदर? डाइइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स में वृद्धि हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक ये अपना नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक भी हो गया। आगे अपन अब मेटल और डाइइलेक्ट्रिक के अंदर, कंडक्टर और डाइइलेक्ट्रिक के अंदर देखते हैं कि क्या होता है। जो टॉपिक अपन ने स्टार्टिंग वाला, जो इस टॉपिक की स्टार्टिंग है, उसको पढ़ते हैं। गुड। अब देखो ये फोटो दिख रही है, इसको अपन ने अभी तक डिस्क्राइब नहीं किया, अब करते हैं अपन यहाँ पे। अब समझो बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड डाइइलेक्ट्रिक एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर और डाइइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, परावैद्युत या चालक, तो उसका व्यवहार कैसा होगा, बिहेवियर कैसा होगा। कंडक्टर की बात हम पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अपन वापस बात करते हैं कंडक्टर की। ये मेरा कोई एक कंडक्टर है, कैसा भी शेप का हो सकता है,
ठीक है, गोल भी हो सकता है। मैंने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, क्या होगा साहब, यहाँ पे प्लस, ये माइनस, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है। ढंग से समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाता है, प्लस से माइनस की तरफ जाता है, माइनस से रेडियली इनवर्ड और प्लस से रेडियली आउटवर्ड, बाहर की ओर तिरछेई इसके लिए और अंदर की ओर तिरछेई इसके लिए। अब देखो ये मेटल कंडक्टर रखा मैंने, तो इसके सारे चार्जेस जो हैं नेगेटिव, वो सारे बात कर रहा हूँ मैं, ऑल द चार्जेस, प्लस कभी मूव नहीं होता, सारे चार्जेस इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ जाएंगे, सारे चार्जेस। और ये क्या है, कंडक्टर है, डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ठीक है। सारे चार्जेस यहाँ पे आ गए, ऑल द चार्जेस। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना ई इंटरनल। तो हमने बोला है कि ये जो ई इंटरनल सेटअप हुआ है, ये ई एक्सटर्नल जितना है उतना ही हो जाएगा। तो कंडक्टर के अंदर क्या हो गया, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल इज इक्वल्स टू 0। इसको इधर लेके आए तो ई, हम हमेशा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कंडक्टर के अंदर वो क्या होता है, 0 होता है, वजह ये होती है। तो ये तो हो गया हमारा। अच्छा, इसके अंदर ये पेरेंट एटम को छोड़कर जाने की आज़ादी होती है इनके अंदर, कंडक्टर के अंदर, ठीक है, चालक के अंदर पेरेंट एटम कोई है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाने की आज़ादी है, लेकिन कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। चलो बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक की, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से सारा समझ में आ जाएगा कि परावैद्युत, हमने क्या किया, इसको भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पटका। थोड़ा बड़ा ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सही चीज़ समझानी है, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही बना रहा हूँ, ई एक्सटर्नल, यहाँ से समझ लेना। तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, यहाँ पे मेरा ये मैंने रखा। तो ये क्या हो गया, ये पोलराइज हो गया डाइलेक्ट्रिक को जैसे ही रखा। तो देखो इधर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस एंड देन माइनस प्लस। समझ में आ रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। चाहो तो वैसा भी बना सकते हो, थोड़ा सा घुमावदार, जो मैंने बताया था ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बनाना तो ऐसा भी बना सकते हो। सर कुछ नहीं बनेगा, छापेंगे हम लोग। अब देखो मैंने क्या बोला, डाइलेक्ट्रिक के अंदर, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को छोड़ कर जाने की, अगर डाइलेक्ट्रिक कुछ भी हो सकता है, माइका हो सकता है, पेपर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, एबोनाइट हो सकता है। सपोज करो मैंने माइका ही ले लिया, अब रख उसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखो, अगर 50 न्यूटन पर कूलम है तो इंटरनल भी 50 न्यूटन पर कूलम होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं कि 50 न्यूटन पर कूलम है अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अंदर क्या होगा। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज जो है ना, ये कहाँ गए, पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ गए, ठीक है। ये कैसे बने, अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, आइदर रीओरिएंटिंग और स्ट्रेचिंग, या तो पुनर्रचना से हुए होंगे या फिर स्ट्रेचिंग से हुए होंगे, वृद्धि से, इनके अंदर वृद्धि होगी, क्योंकि हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा कि इसको डाइलेक्ट्रिक को। तो पहले कैसे थे ये ऐसे थे, ऐसे। अब इनके अंदर क्या हो गया, आइदर रीओरिएंटिंग या फिर स्ट्रेचिंग, पुनर्रचना या फिर वृद्धि हो गई, लंबे हो गए, एलोंगेट, ठीक है। ये माइनस कहाँ है, इधर की तरफ आए, पॉजिटिव प्लेट ने अट्रैक्ट किया इनको, तो ये माइनस जैसे ही इधर आए तो आगे देखो अब क्या हुआ, ये प्लस वाला जो है ना, ये इसके साथ घेरा बना लेगा, उसको मैं रेड पेन से बनाता हूं। ये इसके साथ जुड़ गया, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ, समझ में आ गया। ये पॉजिटिव नेगेटिव भी इसके साथ जुड़ गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव इसके साथ, ये पॉजिटिव नेगेटिव इसके साथ। समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से सब पता चल जाएगा कि ये डाइलेक्ट्रिक हुआ क्यों ऐसा। ये सब क्या हो गए, पोलराइज्ड हो गए, ठीक है। और अब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में मिल गए, ये दोनों आपस में मिल गए। अच्छा, ये पॉजिटिव किधर चले गया, नेगेटिव की तरफ। ये चार्जेस कौन से हो गए, इंड्यूस्ड चार्जेस, इनकी हम बात कर रहे हैं, प्रेरित आवेश। ये प्रेरित आवेश है, इनको पेरेंट एटम को छोड़कर जाने की आज़ादी नहीं है, ठीक है। आगे देखो क्या हुआ, इस प्लस माइनस, इस प्लस माइनस, इस प्लस माइनस, ये घेरा इतना रेड पेन वाला देखो, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये क्या हो गए, इन्होंने एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर दिया। प्लस माइनस क्या करते थे, कैंसिल ईच अदर। जितना चार्ज प्लस का है उतना ही नेगेटिव का होता है, बस क्या होता है कि अपोजिट नेचर होते हैं, एक प्लस का एक नेगेटिव का। तो आगे इसका अगर अपन डायग्राम बनाए इसी में ही, या तो ये माइनस
जो ये वाले बचे हुए हैं और ये प्लस वाले, बैठ गया। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया मैंने, और ये मेरा माइका ही था, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा प्लस आ गया, ये माइनस हो गया। प्लस वाले चार्जेस किधर आ गए, माइनस वाले चार्जेस प्लस प्लेट की तरफ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। समझ में आ गया? यानी ये चार्जेस कहाँ हो गए, ये कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर दिया और न्यूट्रल हो गए और उदासीन हो गए। प्लस माइनस जहां भी मिलता है उदासीन होते कि नहीं होते? एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, क्योंकि जितने उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो परमाणु क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। पढ़ा है? तो ये प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे। ये खत्म कर दिया तो ये तो न्यूट्रल हो गए, फिनिश। अब हमारे इस मटेरियल के अंदर चार्जेस कितने बचे, इतने से ही बचे। तो अंदर क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं होगा, होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप, ये ई इंटरनल। लेकिन क्या ये ई इंटरनल उतना ही पावरफुल है जितना कंडक्टर के अंदर बना था? देखो कंडक्टर के अंदर मैंने क्या लिखा, सारे के सारे चार्जेस एक तरफ आ गए। इसमें देखो कि आए तो हैं चार्जेस लेकिन कुछ कम आ पाए, क्योंकि बाकी पहले तो पोलराइजेशन हो गया था, हमने देखा। और फिर हमने क्या कि इन्होंने इस प्लस ने इसके साथ मिल गया। क्यों? क्योंकि ये माइनस इसके साथ भागने की कोशिश करेगा, तो ये प्लस जो है, ये माइनस जो प्लस, ये आपस में क्या कर लेंगे, कैंसिल, उदासीन हो जाएंगे। तो यहाँ क्या सारे चार्जेस आए क्या? मेरे कहने का मतलब ये नहीं आए ना कुछ, तो ये तो खत्म हो गए। और इनको मैंने खत्म को यहाँ पे स्पेशली लिख दिया कि कैंसिल ईच अदर, इफेक्ट को खत्म कर देंगे। ये उदासीन हो गए, न्यूट्रल हो गए। तो कितने चार्ज न्यूट्रल हुए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 एक सेकेंड हम मानते हैं उदासीन हो गए। तो क्या ई इंटरनल जो बना वो उतना स्ट्रांग होगा? नहीं, ई इंटरनल उतना स्ट्रांग नहीं होगा। ई इंटरनल हमारा हम मान के चल रहे हैं 10 न्यूटन पर कूलॉम बना है, और ई एक्सटर्नल हमारा कितना था, 50 न्यूटन पर कूलॉम। तो हमारा ई नेट कितना आ गया, 40 न्यूटन पर कूलॉम। क्योंकि ई इंटरनल की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी अगर दो अलग अलग डायरेक्शन में जाती है तो नलीफाई होने के चांसेस रहते हैं, जो हमने कर दिया। यानी इन्होंने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक, तो हम क्या बोल सकते हैं अगर डेफिनेशन से, तो जो हमने डेफिनेशन पढ़ी वही तो डेफिनेशन यहाँ लगाएंगे कि डाइलेक्ट्रिक आर दोस मटेरियल या दोस सब्सटेंसेस which when you placed in external electric field they tends to decreases the effect of external electric field। ये external electric field का ये मटेरियल जो है, ये external electric field के प्रभाव को कम करता है। डाइलेक्ट्रिक खत्म नहीं कर पाता, उतना नहीं बन पाता इंटरनल, लेकिन फिर भी बना। लेकिन यहाँ पे ये समझना, ये चार्जेस कौन से हैं, ये इंड्यूस्ड चार्जेस हैं, प्रेरित आवेश हैं, इंड्यूस चार्जेस, जो बार बार नाम आता है ना, इंड्यूस वे, इंड्यूस वे। तो यहाँ पे देखो इस प्लेट के इधर की साइड में नेगेटिव चार्ज आ गए, तो क्या यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं बनेगी, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या बनेगा, सिग्मा। अंदर ही लिखता हूँ, ये बन गया इधर सिग्मा, लेकिन ये सिग्मा प्लस, सॉरी ये सिग्मा नेगेटिव का है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ये सिग्मा बन गया मेरा पॉजिटिव। लेकिन ये सिग्मा जो बना, ये किसके लिए बना, किस वजह से बना, पोलराइजेशन की वजह से हुआ ये सब। तो P लिखा जाता है यहाँ पे, समझ में आया? सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन, पोलराइज हुआ था। हाँ, किस में हुआ था, पहले नहीं थे क्योंकि इनके मॉलिक्यूल ऐसे थे, मॉलिक्यूल ऐसे थे। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देने से पहले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो पोलराइज हो गया, डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट हुआ इनके अंदर। अब वो कैसे हुआ हो, रीओरिएंटिंग से हुआ हो या स्ट्रेचिंग से हुआ हो, वो उनके अंदर हो गया। तो यहाँ पे हमारे क्या बन गया, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी बन गई इस प्लेट की तरफ, ये पॉजिटिव वाली बन गई, ये पॉजिटिव वाली, और इस प्लेट की तरफ ये नेगेटिव वाली बन गई। और ई इंटरनल थोड़ा सा कम बचा। समझ तो आया ना कि ये प्लस माइनस कम कैसे हुए, डाइलेक्ट्रिक में कम नहीं होते, न्यूट्रल हो जाते हैं। और मेटल के अंदर, चालक के अंदर, कंडक्टर के अंदर सारे के सारे कहाँ आ जाते हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ जाते हैं। कौन, नेगेटिव। तो नेगेटिव अपना एक क्या बना लेता है, झुंड बना लेता है, गिरोह बना लिया इन्होंने, कुनबा बन गया ये झुंड है पूरा, एक गिरोह पूरा एक। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, अंदर की बात करें, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कम ही बन पाया। समझ में आ गया? इसीलिए ये डाई इलेक्ट्रिक जो होते हैं, ये बार बार चीज़ मिलेगी कहीं ना कहीं पे आपको देखने को, तो आप सोचोगे कि ये कम कैसे हो गए इसके अंदर। तो ये कम इसलिए हुए क्योंकि ये पॉजिटिव, नेगेटिव जो थे पॉजिटिव प्लेट की तरफ आने की कोशिश की, क्योंकि हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रखा,
तो इनके अंदर क्या हो गया, डाइपोल मूवमेंट आ गया, पहले नहीं था। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ये एलोंगेट हो गए, लंबे हो गए, या फिर रीओरिएंटिंग हो गया होगा। मॉलिक्यूल कौन सा था उस पर डिपेंड करता, पोलर था या नॉन पोलर था, ध्रुवीय अणु थे या अध्रुवीय अणु थे। हो गया ये तो गुड। डाइपोल मूवमेंट है इनके अंदर, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट। ये माइनस किधर आएगा, प्लस की तरफ। ये आ गए इंड्यूस चार्जेस इधर, और ये प्लस ने इस माइनस के साथ में अपना इफेक्ट कैंसिल कर दिया, और क्या हो गया, न्यूट्रल हो गए। आई होप बैठा होगा अच्छे से। तो हम बार बार डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन क्या दे रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक आर दोज मटेरियल विच व्हेन यू प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे पोलराइज्ड। ये क्या हो जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं। पोलराइज्ड हो गया पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ डेफिनेशन और अगर देनी हो तो एक्स्ट्रा भी, डाइलेक्ट्रिक आर दोज मटेरियल विच व्हेन यू प्लेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे टेंड टू डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव को थोड़ा सा कम कर देते हैं। किया, हाँ देखा। चलें आगे, गुड। चलो आगे देखो, अभी तक हम पोलराइजेशन नहीं पढ़ा हमने, बार बार ही घूम रहे हैं, नाम कई बार ले लिया हमने इसका, ध्रुवण। तो इसकी डेफिनेशन तो हो रही है, द इंडक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इन अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखते हैं तो डाइपोल मूवमेंट प्रेरित होता है। यही बात हिंदी में लिखी हुई। बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में पराविद्युत पदार्थ में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होना पराविद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। ठीक है, ये तो है इसकी जनरल डेफिनेशन। लेकिन हम बात करते हैं फिजिक्स के हिसाब से। वापस वही अपना कोई डाइलेक्ट्रिक ले लेते हैं अपन, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं उसको। ये एक्सटर्नल बात चल रही है, ये एक्सटर्नल की, ये हमारा प्लस आ गया, ये माइनस, सिर्फ समझाने के लिए बना रहे हैं इसको, ठीक है ना। प्लस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है और माइनस से माइनस की तरफ आता है और प्लस से दूर जाता है। अब क्या हुआ यहाँ पे, जब इसको रखा तो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट हुआ। ये क्या हो गया, पोलराइज ही तो हुआ, ये तो लिखा हुआ है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड हो गया, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। बैठ गए यहाँ तो। अब बात करते हैं फिजिक्स, इसकी डेफिनेशन। द डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर इंपॉर्टेंट है, लिखना इसको, और डिनोटेड बाय कैपिटल पी। जब मैं शुरू से पढ़ाते पढ़ाते बोलता गया कि कैपिटल पी बाद में लेंगे, वो आज आया है कैपिटल पी। स्मॉल पी किसके लिए लेते हैं, डाइपोल के लिए लेते हैं, द्विध्रुव के लिए लेते हैं। कैपिटल पी किसके लिए लेते हैं, इसके लिए लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना, द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम हिंदी वाले भी अभी बताते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर लगा दिया, ये डाइपोल अपॉन वॉल्यूम। द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इकाई आयतन में कितने द्विध्रुव आघूर्ण बने क्या कहलाता है, पोलराइजेशन के। कितने द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हुए इकाई आयतन में क्या कहलाता है, पोलराइजेशन सदिश कहलाता है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक झपटा मारा, ये मैंने बोल दिया ये मेरा V है, वॉल्यूम है। भाई किसी चीज़ में डब्बे के अंदर हाथ मारा, कोई चीज़ निकालेंगे, समझ में आया, ये क्या है, डाइपोल है। झपटा मारा, कितने डाइपोल बने, मैंने कहा कितने बने इकाई आयतन में, यूनिट वॉल्यूम के अंदर, क्या कहलाता है, पोलराइजेशन वेक्टर। अच्छा, इसका मतलब पोलराइजेशन एक वेक्टर है तो फिर इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए, दिशा भी होनी चाहिए, क्योंकि सदिश की हमने सुना है कि दिशा होती है। तो पोलराइजेशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, वही डायरेक्शन होगी जो डाइपोल की होती है, सेम एज डाइपोल, जो द्विध्रुव की दिशा होती है। समझ में आ गया। इस पोलराइजेशन की डायरेक्शन, इस ध्रुवण की दिशा क्या होगी, वही होगी जो द्विध्रुव की होती है। आगे देखो, पोलराइजेशन जो होता है ना यूनिफॉर्म होता है, ये ध्यान रखना, एक समान होता है इस पूरे के अंदर, एक समान, यूनिफॉर्म पोलराइजेशन बोलते हैं इसीलिए। समझ में आया कि जैसे ही आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, पोलराइजेशन यूनिफॉर्मली होगा। अच्छा, क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, क्या होगा, व्हाट हैपन। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा,
तो ये और अच्छे से पॉलराइज्ड हो जाएंगे। बताया था पीटीआई सीटी बजाएगा, कोई एक आध बीच में छुपा हुआ है, तो और अच्छे से क्या हो जाएंगे, पॉलराइज हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करने से क्या होगा, तो हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तब ये और ज़्यादा पॉलराइज्ड हो जाएंगे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो पॉलराइजेशन भी बहुत अच्छे से हो रहा है और ज़्यादा पॉलराइज्ड हो जाएंगे। हम भी यही बोल रहे हैं, ये भी यही बोल रहा है, ठीक। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम इंक्रीज कर देते हैं तो और अच्छे से पॉलराइज हो जाते हैं, विच मीन्स पॉलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, पॉलराइजेशन भी और अच्छे से होगा। ये बैठा कि नहीं बैठा? लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा, यहां पे ये समझना है, इलेक्ट्रिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, औसत है। विद्युत क्षेत्र कौन सा विद्युत क्षेत्र औसत, समझ भी नहीं आया सर, अभी ढंग से बताओ। तो मैंने क्या बोला, देखो ये हमारा कोई एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल, इसकी कुछ वैल्यू होगी, हाँ होगी। फिर एक अंदर भी तो बना है, ये इंटरनल, इसके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तभी तो एवरेज है, क्योंकि पदार्थ का खुद का भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं, वेदर इट इज अ पोलर और नॉन पोलर, ध्रुवीय अध्रुवीय, वो भी तो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा अंदर से। हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, समझा? तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ ध्यान रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कई बार क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। इस एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये होता है कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम बाहर से दे रहे हैं और एक इसने बना लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस ये माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया इधर से। बैठा? माइनस 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 प्लस 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 प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया इधर से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, एवरेज हो गया। आगे हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट जुड़ जाता है, काई जुड़ जाएगा। कोई जाई बोलता है, कोई काई बोलता है, इसको ग्रीक लेटर है। कोई काई बोलता है, काई, कोई जाई बोलता है, देख लेना जो भी ठीक लगता है आपको। ये क्या हो गया, एक्स ही ग्रीक लेटर है, थोड़ा सा घुमा देना है एक्स को ऐसे, ये लो ऐसे। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। पदार्थ ये क्या बताता है हमको, ढंग से समझना है। ये हमको ये बताता है कि कोई मटेरियल जो है वो कितना पॉलराइज्ड हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड में पटका किसी डाइलेक्ट्रिक को, डाइलेक्ट्रिक झटके लगे तो ये डाइलेक्ट्रिक कितना पॉलराइज्ड हुआ, ठीक है। ये उसके अंदर उसकी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या वैल्यू है उसकी। डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, ठीक है, डायमेंशन लेस होता है, विमाहीन है ये, इसकी कोई विमा नहीं आती। अगर इसकी डेफिनेशन देनी हो तो हिंदी वाले, यह है परावैद्युत पदार्थ की ये देखो, ये पदार्थ परावैद्युत पदार्थ की ध्रुवता का मापक है। इट इज मेजर ऑफ पॉलराइजेबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, कि कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कितना पॉलराइज हुआ, कोई वैल्यू तो होगी उसकी, 10 हुआ, 5 हुआ, 15 हुआ, 25 हुआ। ये कैसे पता चलता है आपको? वैक्यूम की वैल्यू क्या होती है पॉलराइजेशन की? वैक्यूम कभी पॉलराइज नहीं होता, ये ध्यान रखना। कितना भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो, इनफाइनाइट दे दो, वैक्यूम पॉलराइज नहीं होगा। आगे देखो, एक फॉर्मूला बनाते हैं इसी से, chi E is equals to polarization upon इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर अगर है तो वेक्टर लगा दो, नहीं लगाना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने बता दिया पॉलराइजेशन वेक्टर। अब बार बार हम इसका नाम भी क्या लेंगे, पॉलराइजेशन वेक्टर। ध्रुवण सदिश कौन सी डायरेक्शन होती है, हमने बात कर ली है अभी। इसकी डायरेक्शन वही होती है जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है। यूनिफॉर्मली पॉलराइज्ड होता है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक होगा तो पॉलराइज यूनिफॉर्मली होगा, ये यूनिफॉर्मली पॉलराइज हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ा देंगे तो क्या होगा, और अच्छे से पॉलराइज हो जाएंगे, अलाइन कर लेंगे themselves in the direction of, along the direction of external electric field। किसकी, डाइपोल की डायरेक्शन उधर बन जाएगी।
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों हुआ? क्योंकि हमने ये बोला कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला पॉलराइजेशन भी और अच्छे से हो गया। डेफिनेशन, वो एक डेफिनेशन है जनरल फिजिक्स की लैंग्वेज में, ये हो गया डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पॉलराइजेशन। यहाँ से फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, ठीक है। ये किसी एक वॉल्यूम में झपटा मारा तो कितना डायपोल निकला वहाँ से, क्या कहलाता है? पॉलराइजेशन कहलाता है। फॉर्मूला यहाँ से बना लिया कि जब भी कोई कांस्टेंट प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट जुड़ेगा, समानुपाती हटता है तो कोई ना कोई चर राशि जुड़ जाती है, कांस्टेंट नियत राशि जुड़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये बता दिया कि ये कोई पदार्थ कितना, जैसे सपोज करो ये पेन है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में पटका, अब ये पेन इलेक्ट्रिफाइड हो गया तो ना इसकी कुछ वैल्यू आई होगी, इसके टच करते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है कि क्या नहीं होता, समझ में आ रहा है? वही चीज़ है, किसी आदमी को उठा के पटका इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब उसको बाहर ले गए, बाल खड़े, उसके आँखें काली एकदम, ठीक है, उसको हाथ लगा के क्या होगा, वो वाली चीज़, मजाक कर। तो ये पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति को बताता है। क्या है? पदार्थ की ध्रुवता का मापक है कि कितना ध्रुवण हुआ है, कितना पॉलराइज्ड हुआ है कोई। जितना ज़्यादा पॉलराइज्ड उतना अच्छे से काम करेगा वो हमारा। तो ये छोटा सा पॉलराइजेशन के ऊपर था। अभी आप जब भी फ्यूचर में डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत या पॉलराइजेशन के साथ आपका सामना होगा तो आप एनालाइज करके देखिएगा कि आपको वापस से ये चीज़ें रिकॉल होती है कि नहीं होती, कि छोटी सी चीज़ें थी जो समझाई कि आप देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरे टॉपिक को। चलो बेटा आगे देखो, ये क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर टॉपिक के साथ में ही है, जहाँ पे वो फॉर्मूला है ना, पॉलराइजेशन इज इक्वल्स टू काई इंटू ई, उसके 3-4 लाइन नीचे देखना, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, हाउ डज द पॉलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक मॉडिफाई द ओरिजिनल एक्सटर्नल फील्ड इनसाइड इट। कोई ध्रुवित परावैद्युत अपने भीतर किसी मूल बाह्य क्षेत्र को रूपांतरित कैसे करता है, और छोटा सा एक टॉपिक है, इसको अपन कर लेते हैं जल्दी से। तो देखो अपन ने क्या पढ़ा अभी तक, पॉलराइजेशन क्या होता है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉन एज पॉलराइजेशन, वी नो दैट। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, P इंटू वी हो जाएगा, ये पॉलराइजेशन हो गया। तो डाइपोल मोमेंट, आगे देखो ये हमारा कोई एक डाइलेक्ट्रिक पड़ा हुआ है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा इस डाइलेक्ट्रिक को, तो यहाँ पे क्या हो गया, डाइपोल बन गया। कौन सा मॉलिक्यूल था डाइलेक्ट्रिक का, कौन सा था डाइलेक्ट्रिक, आइदर पोलर और नॉन पोलर, ध्रुवीय भी हो सकता है, अध्रुवीय भी हो सकता है। ये भी माइनस प्लस, ये भी माइनस प्लस। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे पॉलराइजेशन हो गया, लेकिन पॉलराइजेशन क्या, कौन सा अकर हुआ, यूनिफॉर्म पॉलराइजेशन अकर हियर इफ वी प्लेस दिस डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म पॉलराइजेशन अकर्स। ध्यान रखना इस चीज़ को, पॉलराइजेशन क्या होता है, एक समान होता है, ध्रुवण एक समान होता है। यहाँ ये डाइपोल, इन्होंने अपने आप को किस डायरेक्शन में डाल दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये अपने आप अलाइन हो गए। अब ये चाहे पोलर मॉलिक्यूल हो या नॉन पोलर, चाहे स्ट्रेचिंग से आए हों और चाहे रीओरिएंटिंग से आए हों, यहाँ पे यूनिफॉर्म पॉलराइजेशन अकर हुआ। लेकिन अब अगर हम इस छोटे से वॉल्यूम की बात करते हैं, इस वॉल्यूम की बात करें और इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, ये चीज़ हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, इतना काम हम पहले कर चुके हैं। अब हमें डाइपोल मोमेंट निकालना है इन टर्म्स ऑफ पॉलराइजेशन वेक्टर। तो हम क्या बोलेंगे, एक छोटा सा हमने वॉल्यूम लिया dv, पॉलराइज था, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि डाइपोल मोमेंट से हम निकालेंगे पॉलराइजेशन कितना है, यूनिफॉर्म होता है, एक समान पॉलराइजेशन है। किसका निकाल रहे हैं, जिसका निकाल रहे हैं उसका वॉल्यूम। इस छोटे से वॉल्यूम में कितना पॉलराइजेशन हुआ, डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलराइजेशन वेक्टर। द्विध्रुव आघूर्ण निकाल रहे हैं किस टर्म्स में, ध्रुवण के टर्म्स में। ये डेल्टा वी क्या है, छोटा सा कोई भी हमने वॉल्यूम ले लिया। तो अब हम क्या देखेंगे कि हम ये देख रहे हैं कि हमने जो वॉल्यूम लिया, कोई भी वॉल्यूम ले लो, ये ले लो, ये इतना सा वॉल्यूम ले लिया हमने, इतना यहाँ से ले लिया, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा ये डेल्टा वी आ गया, ये पॉलराइज हुए हैं डेल्टा वी, इतने से वॉल्यूम के अंदर हमने
डाइपोल मोमेंट कैसे निकालोगे? अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि डाइपोल मोमेंट कैसे निकालोगे, तो डाइपोल मोमेंट निकालेंगे तो हम ये पहले पढ़ के आ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, पोलराइजेशन इनटू ये, पोलराइजेशन क्या हुआ है, यूनिफॉर्म हुआ है, जो है वो लिखेंगे, और जो भी हमने वॉल्यूम लिया है, छोटा सा वॉल्यूम, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि ये जो पोलराइजेशन हुआ है ये यूनिफॉर्म हुआ है। पहले भी हम ये बात करके आ चुके थे। 3 बनाना, 3 से अच्छे से समझ में आएगा। ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो बीच वाले जो हैं ये इंड्यूस चार्जेस हो गए ये वाले, और जो बीच वाले बचे हुए हैं ये अपना घेरा अलग बना लेंगे। ये झुंड बना लिया इन्होंने अपना, और ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। फिर हम क्या बात कर रहे हैं, नेट चार्जेस 0 है, बट इन स्पाइट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज देयर। बात पहले हम कर चुके थे कि ये इससे कैंसिल हो गए, ये इससे कैंसिल हो गए, इतने से ही बचे। तो ये जो बचे ये कौन है, ये इंड्यूस चार्जेस आ गए, इनको छोड़ के जाने की आज़ादी नहीं है। ये कौन से हैं, बाउंड चार्जेस हैं, स्पेशली लिखा हुआ है बाउंड चार्जेस, बाध्य चार्जेस, जो बंधे हुए हैं, बंधे हुए चार्जेस हैं, जो छोड़ के नहीं जा सकते। तो हम क्या देखेंगे कि इस प्लेट की तरफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम ये रखेंगे, ये एक्सटर्नल में, और ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एक सरफेस चार्ज डेंसिटी बन जाएगी, पृष्ठ आवेश घनत्व बनेगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी -P, पोलराइजेशन के द्वारा बनी है, इसलिए ये माइनस, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और ये नीचे पोलराइजेशन यहाँ पे बनी, तो इसको प्लस से डिनोट कर देंगे। ये कर दिया हमने ड्यू टू पोलराइजेशन। समझ में आ गया? ये चार्जेस कौन से हैं, जो बंधे हुए हैं, बात हम पहले कर चुके हैं, इसको काटने वाली है, ठीक है। तो ये बहुत कम चार्जेस यहाँ बचे। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके प्रभाव को क्या करेगा, थोड़ा सा कम करेगा। ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इस चीज़ से हम ये एक समझ चुके हैं कि पोलराइजेशन जो होगा वो इज इक्वल्स टू हो जाएगा चार्ज डेंसिटी के। समझ में आया? और इसको अपन प्रूफ बाद में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे, ताकि ये अपने काम आएगा आगे। लेकिन पोलराइजेशन जो होता है वो यूनिफॉर्मली होता है, ये ध्यान रखना। और ये इक्वल्स टू होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस माइनस, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हो आप। नेगेटिव प्लेट है, ये रही पॉजिटिव प्लेट, तो इसके पास नेगेटिव आ गए, तो नेगेटिव चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी बन गई। पढ़ के आए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठ आवेश घनत्व फर्स्ट चैप्टर से। यहाँ पे सारे प्लस प्लस चार्ज आ गए, ये चार्ज बहुत कम बचे हैं, तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव को मॉडिफाई कर दिया, रूपांतरित कर दिया। कि कितना था, 50 था, ये कितना बना अंदर 10, क्योंकि चार्जेस पूरे नहीं बचे। और ये कौन से चार्जेस हैं, बाउंड चार्जेस हैं। और बीच में यहाँ पे क्या हो गया था, ये कैंसिल हो गए थे, न्यूट्रल हो गए थे, बैठ गया। तो यहाँ से अगर इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट्स अगर आपसे पूछा जाए कि पोलराइजेशन और ये वॉल्यूम दे रखा हो, आयतन दे रखा हो, और डाइपोल मोमेंट के टर्म में पूछे, तो आप ये कर देना कि एनीवेयर, किसी भी वॉल्यूम की अगर आप बात करो तो वहाँ पे डेल्टा भी, और पोलराइज कितना हो, यूनिफॉर्म हुआ, डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। और यहाँ से ये पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस प्लेट की तरफ माइनस वाली, पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव वाले, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, पोलराइज यूनिफॉर्म हो रहा है, चार्जेस बीच में कुछ कैंसिल हो गए हैं। तो देयरफॉर वी कैन से पोलराइजेशन इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है, इसको बाद में हम प्रूफ करेंगे। मिलते हैं दूसरे लेक्चर पे।